डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पवन वासनीवाला आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम मर्केप्टोप्यूरिन पढ़ने वाले हैं। मर्केप्टोप्यूरिन का उसका स्ट्रक्चर, यूजेज, आईपीसी नेम, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, साइड इफेक्ट, सिंथेसिस, ये सारा चीज पढ़ने वाले हैं जो सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। चाहे वो डीसीओ की तैयारी कर रहा हो, चाहे जीपेट की तैयारी कर रहा हो, चाहे फार्मासिस्ट की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो। ओके डियर फ्रेंड्स, आज हम मर्केप्टोप्यूरिन पढ़ने वाले हैं। मर्केप्टोप्यूरिन का हम देखिएगा कौन सी कैटेगरी का ड्रग है। बेसिकली आपको शायद पता होगा मर्केप्टोप्यूरिन कौन सी कैटेगरी का है। ये बेसिकली एंटी कैंसर, ओके, जिसको दूसरी कैटेगराइज में एंटी नियोप्लास्टिक भी बोलते हैं। ओके, एंटी नियोप्लास्टिक भी बोलते हैं। और ये मेनली एंटी नियोप्लास्टिक या एंटी कैंसर की कैटेगरी में देखेंगे तो आप लोग देखेंगे इसको एंटी मेटाबोलाइट। ओके, एंटी मेटाबोलाइट। तो आज हम एंटी मेटाबोलाइट से रिलेटेड इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है एज ए एंटी मेटाबोलाइट, उसके साइड इफेक्ट या मेटाबॉलिज्म और यूजेज कौन कौन से होंगे, और लास्ट में उसका सिंथेसिस पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं सारी चीज बताने वाला हूं कि फार्मासिस्ट एग्जाम में या डीसीओ या जीपेट के एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं वो चीज बताऊंगा, और साथ में इसका सिंथेसिस बताऊंगा जो यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये लगभग सभी तरह के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिएगा आप लोग, ये 6 मर्केप्टोप्यूरिन है, जिसको देखिएगा यहाँ पे इसका नंबरिंग करता हूं तो 1 2 3 4 5 एंड 6 7 8 एंड 9। ओके, ये तो हो गया इसका प्यूरिन, इसका न्यूक्लियस है, और 6th पोजीशन पे एसएच ग्रुप है। इस एसएच ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? मर्केप्टो। क्या बोलेंगे? मर्केप्टो। तो इसको क्या बोलेंगे? 6 मर्केप्टोप्यूरिन। ओके, 6 मर्केप्टो प्यूरिन। क्लियर? इसको शॉर्ट में कई बार आपको एग्जाम में भी देखने को मिल जाएगा, जिसको 6MP भी बोलते हैं। 6MP का मतलब सिंपल सा है, 6 मर्केप्टोप्यूरिन बोला जाता है। ये तो इसका स्ट्रक्चर और आईपीसी नेम हो गया। फ्रेंड्स, अब अपन इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखने वाले हैं। एंटी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? जो बॉडी में पहले मेटाबॉलिज्म होता है, उस मेटाबॉलिज्म को क्या करेंगे? इनहिबिट करेंगे बाय मीन ऑफ शोइंग द सेम प्रॉपर्टी ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर। केमिकल स्ट्रक्चर सेम होगा, जिसकी वजह से बहुत सारे एंजाइम्स इनहिबिट होंगे, जिसकी वजह से मिस फंक्शनिंग होगी पर्टिकुलर डीएनए आरएनए वगैरह की। तो देखिएगा, जो ध्यान, ये तो शायद पता होगा आप लोगों को, जो कि डीएनए और आरएनए में प्यूरिन और पिरिमिडीन नाइट्रोजन बेस होते हैं। जैसा कि हम बात करते हैं कैंसर सेल की, कैंसर सेल में कंटिन्यूअस मल्टीप्लिकेशन होता है किसका? सेल्स का। तो यहाँ पे ध्यान देना कि हमें उस डीएनए को किल करना है जो कैंसर सेल को डिवाइड करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो देखिएगा, यहाँ पे हमने पेशेंट को दिया 6 मर्केप्टोप्यूरिन। 6 मर्केप्टोप्यूरिन के कारण यहाँ पे जैसे ही दिया, बॉडी में जाने के बाद में इमीडिएटली फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज ये सेल के अंदर प्रोसेस होने वाला है। ध्यान दीजिएगा, सेल के अंदर प्रोसेस हो रहा है। एक एंजाइम होता है पहली स्टेप में फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज, मींस राइबोसाइल यूनिट इस पे शिफ्ट होने वाली है, जिससे क्या बनता है? थाइनोसिन मोनोफॉस्फेट बन जाता है। ओके, जैसे ही ये बनता है, सेकंड स्टेप में डिहाइड्रोजनेज एंजाइम काम करता है, जिसका थायोजेंटीन मोनोफॉस्फेट बन जाता है। ओके, ये थायोजेंटीन मोनोफॉस्फेट बन गया। सिमिलरली सिंथेटेज एंजाइम फॉर व्हाट? थायोग्वेनोसिन। थायोग्वेनोसिन ये किसका एनालॉग है? ग्वेनिन का जो न्यूक्लियोटाइड बनता है उसके एनालॉग जैसा बन रहा है। तो सिंथेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में थायोग्वेनोसिन मोनोफॉस्फेट बनता है। ओके, ये थर्ड स्टेप हो गया हमारा। जैसे ही ये बनता है, नेक्स्ट स्टेज में, फोर्थ स्टेज में आ जाता है, इसमें थायोग्वेनिन न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। ओके, ये न्यूक्लियोसाइड बना,
बना और यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड बन गया कौन सा, और ये न्यूक्लियोटाइड किसमें इनबिल्ट हो गया, ये डीएनए और आरएनए में इनबिल्ट हो गया 5th स्टेज में। ओके, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जैसा कि आपको पता है कि ये एसएच ग्रुप की वजह से थायो नाम आ रहा है, यहाँ पे एसएच ग्रुप की वजह से थायो नाम आ रहा है। थायो ग्रुप हमारे डीएनए और आरएनए में नहीं होना चाहिए, इसकी जगह जनरली कीटोन ऑक्सीजन जुड़ा रहता है डबल बॉन्ड के साथ में। तो ध्यान दीजिएगा जो प्यूरिन नाइट्रोजन बेस हमारे डीएनए और आरएनए में होना चाहिए वो डीएनए आरएनए में नहीं है, उसकी जगह एसएच ग्रुप हमने जोड़ दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये जो 6 मर्क्यूप्टोप्यूरिन था इतने एंजाइम्स को तो इनहिबिट किया, इतने सारे एंजाइम्स को इनहिबिट किया, और क्योंकि यदि सिंपल प्यूरिन होता या ग्रेनिन होता तो इतने एंजाइम्स जो यूज हो रहे थे वो वास्तव में सही डीएनए और आरएनए बनाता। इतने तो एंजाइम के साथ में कंपटीशन किया, फिर लास्ट में यदि डीएनए और आरएनए में इनबिल्ट हो गया ये वाला न्यूक्लियोटाइड जिसमें थायोग्वेनिन था, वो जैसे ही उसमें इनबिल्ट हुआ उसकी वजह से क्या हुआ, जो डीएनए और आरएनए बना वो डीएनए या आरएनए जो बना वो प्योरली परफेक्ट नहीं है, जो काम करेगा वो नहीं कर पाएगा क्योंकि उसमें एसएच ग्रुप है, थायो ग्रुप है, जिसकी वजह से जो डीएनए और आरएनए काम करेगा वो मिस फंक्शनिंग के तौर पे काम करेगा। कि इसका मतलब क्या हुआ, डीएनए और आरएनए प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगा, अल्टीमेटली क्या होगा, सेल की डेथ हो जाएगी। ओके, ये तो हो गया इसका मिस फंक्शनिंग का मतलब, शायद समझ में आ गया होगा। जो प्रॉपर काम करेगा वो काम नहीं कर पाएगा डीएनए और आरएनए, क्यों, क्योंकि उसमें जो प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड था उसकी स्ट्रक्चर वैसी नहीं है जो ओरिजिनली या प्योर फॉर्म में रहती थी। ओके, ये तो हो गया इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, शायद समझ में आ गया होगा। फिर अपन बात करते हैं इसका मेटाबॉलिज्म के बाद में। मेटाबॉलिज्म शायद आपको समझ में आ रहा होगा। प्यूरिन ये कौन सा है, प्यूरिन डेरिवेटिव है मर्केप्टोप्यूरिन से, नाम समझ में आ रहा है। तो जहां पर भी प्यूरिन बात आए वहां पे ध्यान रखिएगा जैंतीन ऑक्सीडेज एंजाइम काम करता है जिसकी वजह से यूरिक एसिड बनता है। क्या बनता है, यूरिक एसिड डेरिवेटिव बनता है, शायद समझ में आ गया होगा। और ये यूरिक एसिड, कीप इन माइंड, ये यूरिक एसिड कहां मिलता है, निकल के आता है यूरिन में, निकल के आता है यूरिक एसिड। ये मतलब जब भी हम किसी पेशेंट को 6 मर्क्यूप्टोप्यूरिन देंगे तो यूरिक एसिड उसके यूरिन में ज्यादा निकलेगा, जिसकी वजह से उसमें साइड इफेक्ट आएगा। देखिएगा हाइपर यूरेसीमिया, हाइपर यूरेसीमिया का मतलब क्या होता है, हाइपर का मतलब ज्यादा, यूरिक वर्ड आ रहा है, यूरिक का मतलब यूरिक एसिड, ईमिया का मतलब ध्यान दीजिएगा, ईमिया जहां आता है इसका मतलब ब्लड, ईमिया का मतलब हो गया ब्लड। ओके, तो ब्लड में ज्यादा है तो बट ऑब्वियस है यूरिन में बाहर निकलेगा तो और भी वो भी ज्यादा ही होगा। क्लियर नाउ, अब इस यदि हम इसको यूरिक एसिड जो बन रहा है यदि आपको इसको इनहिबिट करना है तो एलोप्यूरिनोल दिया जाता है जनरली इसके मेटाबॉलिज्म को रोकने के लिए इनटू यूरिक एसिड। क्या दिया जाता है, एलोप्यूरिनोल। ओके, अब बात करते हैं इसके यूजेज की। यूजेज में ध्यान दीजिएगा, यूजेज में चाइल्डहुड एक्यूट ल्यूकेमिया और कोरियोकार्सिनोमा में जनरली दिया जाता है इसको। प्रिफर्ड यूज इसके 2 यूज हैं। ओके, मीन सॉलिड ट्यूमर होता है जनरली वहां इसको दिया जाता है। मेन इसका जो साइड इफेक्ट है वो कौन सा है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। 3 मेन साइड इफेक्ट है। कौन सा, एक तो इसका बोन मेरो डिप्रेशन बोला जाता है। बोन मेरो डिप्रेशन जनरली सभी एंटी कैंसर ड्रग से होता है। तो पहला हमारा बोन मेरो डिप्रेशन हो गया। नोजिया वोमिटिंग की बटोबेसिस लगभग सभी एंटी कैंसर ड्रग से होती है। और हाइपर यूरेसीमिया का मैंने एग्जांपल बता दिया। रीजन क्यों था, रीजन था कि इसका नेचर ही, इसका स्ट्रक्चर ही यूरिक एसिड बनाने वाला स्ट्रक्चर है, तो इसलिए ये हो गया हाइपर यूरेसीमिया। ओके, ये हो गया इसका। अपन ने क्या क्या डिस्कस किया, ध्यान दीजिएगा। स्ट्रक्चर मैंने बता दिया, आईयूपीसी नाम बता दिया, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैंने बता दिया। बहुत सारे एंजाइम को डीएनए में जाके बाइंड हो इनबिल्ट हो जाता है जिसकी वजह से मिस फंक्शनिंग हो जाती है किसकी, डीएनए और आरएनए की।
जिससे सेल डेथ हो जाती है। हमारा टारगेट यही है, कीप इन माइंड ये मेटाबॉलिज्म से ही पर्टिकुलर है, तो ये एंटी मेटाबोलाइट मींस ग्वेनिन एनालॉग से कॉम्पीट करता है, इसलिए इसको एंटी मेटाबोलाइट कैटेगरी में रखा है। किसका में प्यूरिन एनालॉग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्यूरिन एनालॉग। ओके, और फिर उसके बाद में हमने यूजेस पढ़ लिए और साइड इफेक्ट पढ़ लिए, ये हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट आता है कौन सा? सिंथेसिस ऑफ मर्केप्टोप्यूरिन। फ्रेंड्स, आपको यदि ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप प्लीज इस चैनल को लाइक करें और बेल आइकन को इनेबल करना, और जो आपको अच्छा लग रहा हो कमेंट जरूर करना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए उसी तरीके से उसी एंथू के साथ में बना पाऊं। ओके, Now friends, come to the synthesis of mercaptopurine. mercaptopurine के सिंथेसिस के लिए हम एक स्टार्टिंग मटेरियल लेते हैं। स्टार्टिंग मटेरियल का नाम देखते हैं अपन कैसे लिखते हैं। देखना, इसका नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6 मेंबर्ड रिंग है कंटेनिंग 2 नाइट्रोजन है। तो इसमें देखना इसका नाम कैसे लिखेंगे। 2 एमिनो ग्रुप है और इस पोजीशन को जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, इसका नाम क्या था? पिरिमिडीन था। तो 6 पोजीशन पे क्या हो गया? 6 क्लोरो। ओके, 6 क्लोरो पिरिमिडीन। नाउ फिर उसके बाद में 4 5 डाइएमीन। ओके, पिरिमिडीन ई हट जाएगा, डैश लगेगा, 4 5 डाइएमीन हो गया। ओके, ये इसका स्टार्टिंग मटेरियल हो गया। इसकी रिएक्शन हम किससे करवाते हैं? KSH, जिसको बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या नाम बोलेंगे इसका नाम? पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड। ओके, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड की बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है? ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। पहली रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। कैसे? K और Cl बाहर निकल जाता है, माइनस KCl के फॉर्म में पोटेशियम क्लोराइड, और SS ग्रुप इस पे अटैच हो जाता है। जैसे ही ये बना हमारा मर्केप्टो डेरिवेटिव बनते ही हमने एक रिएक्शन करवाते हैं, कंसंट्रेट फॉर्मिक एसिड HCOOH। ओके, कंसंट्रेट फॉर्मिक एसिड की रिएक्शन करवाते तो देखना आप लोग, यहाँ पे नाइट्रोजन है, इस पे 2 हाइड्रोजन है, एक OH ग्रुप, ये OH ग्रुप, और यहां से एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, और यहां से क्या बचा? एक HCO बच गया, और HCO इस नाइट्रोजन पे जुड़ जाएगा, NH इस पे बचा, NH ये रहा, और CHO ये अटैच हो गया। ओके, तो इस तरह से दूसरी तरह की रिएक्शन हमारी क्या बनी? कंडेंसेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बनी? कंडेंसेशन रिएक्शन। ओके, कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होता है? 2 मॉलिक्यूल रिएक्शन करते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, तो ये 2 अटैच हो गया और स्मॉल मॉलिक्यूल वाटर बाहर निकल गया। जैसे ये बनता है हम इसको गर्म करते हैं। इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा? यहां से एमिनो ग्रुप और ऑक्सीजन ग्रुप वाटर मॉलिक्यूल के तौर पे बाहर निकलेंगे और साइक्लाइजेशन हो जाएगा, इसका रिंग क्लोजिंग हो जाएगा, साइक्लाइजेशन हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से हमारी थर्ड रिएक्शन होगी कौन सी? साइक्लाइजेशन की, और यहाँ पे नाइट्रोजन कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड के साथ जुड़ जाएगा, नाइट्रोजन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ जुड़ गया, और ये हमारा बन गया 6 मर्केप्टोप्यूरिन। जैसा कि अभी हमने स्ट्रक्चर में इसकी डिटेल देखा था, 6 मर्केप्टोप्यूरिन, जिसको आपने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, क्या लिखा था? 6MP के फॉर्म में भी लिखा था, इसको 6MP के फॉर्म में भी लिखते हैं। नाउ अब अपन इसकी बात करते हैं क्वेश्चंस की। यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनता है? अगेन वही चीज जिस तरह से नॉर्मल क्वेश्चन बनता है, राइट द सिंथेसिस ऑफ 6 मर्केप्टोप्यूरिन। तो यहाँ पे या 6MP भी लिखा हो सकता है आपके एग्जाम में, तो आपको ये वाला सिंथेसिस लिखना। कौन कितनी 3 स्टेप रिएक्शन है, क्या होगा? पहला तो
पिरिमिडीन डेरिवेटिव लेना है 6 क्लोरो पोजीशन पे और 4 5 डाइमीन पे, तो KSH पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड की रिएक्शन करानी है, SH अटैच हो जाएगा, उसके बाद में क्या करेंगे, फॉर्मिक एसिड की रिएक्शन करा के कंडेंसेशन करवाएंगे, कंडेंसेशन कराने के बाद में इसको गर्म करेंगे तो साइक्लाइजेशन हो जाएगा वाटर मॉलिक्यूल, तो और 6 मर्केप्टोप्यूरिन बन जाएगा। ये आपको सिंथेसिस लिखना, सिंथेसिस ऑफ मर्केप्टोप्यूरिन में। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन क्या बनता है, डिटेल नोट या शॉर्ट नोट ऑन 6 मर्केप्टोप्यूरिन। तो जैसा कि हमने देखा था, पहले आपको उसका स्ट्रक्चर लिखना है, उसका आईपीसी नाम लिखना है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखना है, यूज लिखना है, कोई साइड इफेक्ट है तो साइड इफेक्ट लिखना है, और उसके बाद में उसका सिंथेसिस लिखना है। ये सारा का सारा उसका शॉर्ट नोट होता है। ओके, कॉम्पिटेटिव या फार्मासिस्ट एग्जाम में या जीपेट में किस तरह का क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे ध्यान रखना। इसका एक तो इसकी कैटेगरी पूछी जाती है, 6 मर्केप्टोप्यूरिन की कैटेगरी कौन सी है, दूसरी इसका पूछा जाता है इसका मेन यूज कहां है, तीसरा इसका पूछा जाता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, चौथा पूछा जाता है इसका साइड इफेक्ट क्या है। ये सारी की सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी किसमें, जीपेट या कॉम्पिटेटिव या फार्मासिस्ट एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस में। ओके, इस वीडियो लेक्चर से को देखने के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। एक आपका लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर बनता है। थैंक यू वंस अगेन।